बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, इसमें 3 थ्योरी दी गई थी। सबसे पहले थ्योरी दी थी अल्फ्रेड वर्नर ने, वर्नर थ्योरी। उसके बाद वीबीटी पढ़ेंगे हम, वैलेंस बाउंड थ्योरी। उसके बाद सबसे जो एडवांस है वो है सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सही है ना, बोलो। ये 3 थ्योरी हैं, इन्हें हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले बॉन्डिंग को समझाया था वर्नर ने। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बॉन्डिंग के बारे में सबसे पहले वर्नर ने समझाया था, अल्फ्रेड वर्नर ने। अल्फ्रेड वर्नर को अपनी इस थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। तो इन्होंने ये कहा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स की 2 तरीके की वैलेंसी होती है। इन्होंने ये बताया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स हो उसमें 2 तरीके की वैलेंसी होती है। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, अल्फ्रेड वर्नर ने कहा था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स हो उसमें 2 टाइप की वैलेंसी होती हैं, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। तो इसे लिखो, एनी कॉम्प्लेक्स हैज 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। एक तो इन्होंने बोला था प्राइमरी वैलेंसी और दूसरे को इन्होंने बोला सेकेंडरी वैलेंसी। वर्नर ने प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर को बोला था। प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, और सेकेंडरी वैलेंसी को कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर। इन्होंने कहा था जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगी और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होगी। ये कोई कॉम्प्लेक्स है CuNH3 Cl3। अब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ये तो हो जाएगा x, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो 0 हो जाएगा, -3 क्लोरीन इज इक्वल टू 0, तो x हो जाएगा +3। ठीक, इधर देखो x कितना हो जाएगा +3, यानी जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर वो सेटिस्फाई हो रहा है एनाइन की तरह। ठीक है ना, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो यहाँ इस कॉम्प्लेक्स में न्यूट्रल लिगेंड के द्वारा सेटिस्फाई हो रहा है। बात समझ में आ रही, बोलो। जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो तो एनाइन के द्वारा सेटिस्फाई हो रहा है, इस कॉम्प्लेक्स की बात चली ये भी, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो न्यूट्रल लिगेंड के द्वारा। तो इसको लिख लो सेटिस्फाइड बाय एनाइन, सेटिस्फाइड बाय एनाइन। अब अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जैसे ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में मैंने तुम्हें बताया था, उसमें नाइट्रोसोनियम होता है NO+, तो हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो एनाइन के द्वारा भी सेटिस्फाई हो सकती है और कैटाइन के द्वारा भी हो सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो लिगेंड होते हैं वो एनाइन या न्यूट्रल होते हैं। कैटाइन के 2 ही एग्जांपल बताए थे मैंने, नाइट्रोसोनियम और नाइट्रोनियम। और यहाँ जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई होगी न्यूट्रल से, सेटिस्फाइड बाई न्यूट्रल लिगेंड। अब इस कॉम्प्लेक्स को देखो जरा, यहाँ पर ये जो पार्ट है ये आयनाइजेबल है, यानी अगर तुम इसको वाटर में डालोगे तो ये 3Cl- मिल जाएंगे, 3Cl- मिलेंगे। लेकिन बताओ क्या ये जो सेकेंडरी वैलेंसी अभी हमने लिखी है, क्या ये आयनाइजेबल होगी? क्या पानी में डालने पर ये टूटेगा? ये नहीं टूटेगा, ये एज इट इज रहेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं ये आयनाइजेबल है, आयनाइजेबल है, यानी पानी में डालने पर ये आयनाइज हो जाएगी, लेकिन ये आयनाइजेबल नहीं है, नॉन आयनाइजेबल। अगला पॉइंट देखो, जब यहां से ये बॉन्ड टूटेगा पानी में डालने पर तो इस पर तो माइनस चार्ज आएगा और इस पूरे पे आ जाएगा 3+। ठीक, यानी क्लोराइड है माइनस और ये कॉम्प्लेक्स है प्लस। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? और आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है। आयनिक बॉन्ड कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल। तो प्राइमरी वैलेंसी होगी नॉन डायरेक्शनल, और इन दोनों के बीच में है कोवेलेंट बॉन्ड। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक तरीके का कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। यहाँ NH3 6 होंगे, मैं 6 नहीं बना रहा हूँ। देखो ये इसको लोन पेयर प्रोवाइड करेगा, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो ये हो जाएगा डायरेक्शनल। अब जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड लाइन से। ठीक, इसके बाद इसकी ज्योमेट्री पढ़ेंगे हम।
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में रोल होता है सेकेंडरी वैलेंसी का, प्राइमरी वैलेंसी का ज्योमेट्री में कोई रोल नहीं होता है। तो लिख लेना डू नॉट डिफाइन ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन दोनों। और ये क्या करेगा, इट डिफाइन ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, देखो रिप्रेजेंटेशन, कोई कॉम्प्लेक्स है CONH3 होल 6 Cl3। अब इसमें ये सेकेंडरी वैलेंसी है कोऑर्डिनेशन नंबर और ये है प्राइमरी वैलेंसी। हमने कहा था प्राइमरी वैलेंसी को हम शो करते हैं डॉट से और सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से। तो देखो हम इसमें इसके चारों तरफ 6 NH3 बना देंगे। और ये सब के सब इसको लोन पे डोनेट करेंगे, यानी सॉलिड लाइन बनाकर तुम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये चाहे एरो बनाओ ना बनाओ, यहाँ सॉलिड लाइन बनाकर रिप्रेजेंट कर दोगे। और जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको डॉट से, 3 क्लोरीन है तो उनको डॉट से यूँ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया तरीका? जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको हम सिंपली सॉलिड लाइन बना के रिप्रेजेंट करेंगे और जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको डॉट से। हाँ बिल्कुल आता है। अब इसके बाद वर्नर ने एक बात कही थी कि फॉर प्राइमरी वैलेंसी यानी ऑक्सीडेशन नंबर के लिए, पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन नंबर के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है, सेकेंडरी वैलेंसी इज फिक्स्ड। तो ये चीज आगे बहुत काम आएगी कि अगर Ag+1 में है, Ag का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 2 होगा। IUPAC में भी हमने देखा था, कैटायन कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स एनायन में देखा था। और अगर निकिल +2 में है, प्लेटिनम +2 में है तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 4 होगा। और अगर क्रोमियम +3 में है, कोबाल्ट +3 में है, Fe+2 या Fe+3 या प्लेटिनम +4 में है तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 के बराबर होगा। हमने एग्जाम्पल लिया था CONH3 होल 6 का और ब्रैकेट के बाहर Cl3। तो हमने तुमसे ये कहा था कि यहाँ जो लीगेंड है ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है और जो बाहर है वो प्राइमरी। और मैंने तुमसे ये कहा था कि एनायन जो है, एनायन प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा और न्यूट्रल सेकेंडरी वैलेंसी को। लेकिन अगर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ऐसा होगा CONH3 होल 5 Cl और Cl2, ठीक। तो यहाँ देखो तुम, यहाँ एनायन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी है और बाहर भी है। तो जब एनायन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा, जब एनायन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा तो ये दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। जब एनायन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो तो ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा और सेकेंडरी वैलेंसी को। देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ अगर तुम निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का +3 आएगा। और मैंने तुम्हें अभी बताया है कि अगर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। तो देखो 5 लोन पेयर ये प्रोवाइड कराएगा NH3, 1 लोन पेयर क्लोरीन प्रोवाइड कराएगा। और यहाँ क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा, -1 इस पे चार्ज होगा, इस पे -2 दोनों पे मिलाकर, तो कोबाल्ट में +3 हो जाएगा। तो जब एनायन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा तो ये प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई करेगा। When anion is present in square bracket, it satisfies both. It satisfies both primary valency and secondary valency. एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब अगर एनायन दोनों को सेटिस्फाई करे, प्राइमरी वैलेंसी को भी और सेकेंडरी वैलेंसी को, तो अब हम इस कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? देखो NH3, 5 NH3 है, लिख दो।
ये NH3 लिख दिए। इसके बाद देखो सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करना, प्राइमरी वैलेंसी को अब रिप्रेजेंट करो। 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन। अब ये क्लोरीन जो है वो प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी को भी। इसमें एक क्लोरीन सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है और 2 क्लोरीन प्राइमरी को। तो जो क्लोरीन यानी जो एनायन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई करता हो तो उसके लिए डॉट भी बना दो और सॉलिड लाइन भी बना दो। यहां से ये पता चल रहा है कि ये जो क्लोरीन है ये प्राइमरी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी को भी। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब भी एनायन होगा वो दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, प्राइमरी को भी और सेकेंडरी को भी। जब भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनायन या कैटायन हो, कैटायन बहुत कम होता है, नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोनियम दो ही हम कैटायन पढ़ते हैं, ब्राउन रिंग में और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में। मैंने बताया था तुम्हें IUPAC में मोस्ट ऑफ द टाइम एनायन ही मिलेगा। तो एनायन अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो ये दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करता होगा, प्राइमरी को भी और सेकेंडरी को भी। देखो वर्नर ने ये कहा कि हर कॉम्प्लेक्स में 2 वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। उन्होंने कहा प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर है और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर है। प्राइमरी वैलेंसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स्ड होगा, यानी कुछ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन नंबर के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होगा। अगर तुम्हें सिल्वर में +1 ऑक्सीडेशन नंबर दिख रहा है इसका मतलब क्लियर है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। अगर आयरन में ऑक्सीडेशन नंबर +2 या +3 है, या क्रोमियम में +3 है, कोबाल्ट में +3 है, इसका मतलब क्लियर है कि उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अगर निकल प्लेटिनम में +2 है या कॉपर में +2 है, इसका मतलब क्लियर है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा ही हो। देखो कोई कंपाउंड है COCl3.6NH3, COCl3.5NH3, COCl3.4NH3, COCl3.3NH3, ये कंपाउंड दे रखे हैं। अब इन कंपाउंड में जब तुम ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो NH3 की वजह से तो सब में 0 न्यूट्रल लिगेंड है। ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ और सिर्फ होगा क्लोरीन की वजह से, एक क्लोरीन पे -1, 3 पे -3, तो कोबाल्ट पे ओवरऑल हो जाएगा +3, यानी यहाँ चारों जगह कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। अब अगर ऑक्सीडेशन नंबर +3 है तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है ऑक्सीडेशन नंबर +3 कोबाल्ट पे, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 6 लिगेंड्स चाहिए जो कि इसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। तो यहाँ जब इसका तुम कॉम्प्लेक्स बनाओगे स्क्वायर ब्रैकेट तो ये हो जाएगा CONH3 का होल 6 Cl3, ठीक है। इसके बाद जब इसको बनाने चलोगे CONH3, अब यहाँ NH3 तो 5 ही है, NH3 कितने हैं 5, इसका मतलब तुम्हें एक क्लोरीन लेना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि एनायन जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई करता है। तो एक क्लोरीन अंदर लेना पड़ेगा ताकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाए, तो बाहर बचेंगे 2 क्लोरीन। और इसी तरीके से जब इसे देखोगे तो यहाँ NH3 4 है, इसका मतलब 2 और चाहिए, अभी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और चाहिए, और वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन देगा तो हम Cl2 2 अंदर ले लेंगे और यहाँ बचेगा Cl। अब यहाँ तुम देखो तो यहाँ तीनों अंदर आ जाएंगे, ये ऐसे। तो अगर कॉम्प्लेक्स इस फॉर्म में दे रखा है, इस फॉर्म में कॉम्प्लेक्स दे रखा है, तो अगर तुम्हें उसका ऑक्सीडेशन नंबर पता है, ऑक्सीडेशन नंबर तुमने निकाल लिया, तो उसके बाद उसका तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए, और कोऑर्डिनेशन नंबर पता होगा तो तुम यहां निकाल लोगे। अब इसी में अगर कहें नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, नंबर ऑफ आयंस, तो जब इसको तुम एक्वा सॉल्यूशन में डालोगे, इन सबको एक्वा सॉल्यूशन में डालोगे, तो देखो यहाँ 3 क्लोरीन बाहर है, 3 क्लोरीन, तो ये तो आयनाइजेबल है, प्राइमरी वैलेंसी है, आयनाइजेबल है, तो 3 क्लोरीन एक पूरा ये कॉम्प्लेक्स बनेगा और 3 क्लोरीन बाहर निकलेंगे, तो यहाँ टोटल 4 आयन हो जाएंगे। 3 Cl- बाहर, 3 Cl- बाहर होंगे और एक ये कैटायन बनेगा, फिर ये +3 आ जाएगा यहाँ चार्ज, इस पे अगर -3 तो इस पे +3 होगा, तो 3 तो एनायन बने और एक कैटायन, यहाँ टोटल आयंस कितने हो गए 4। यहाँ जब तुम निकालने जाओगे तो यहाँ 2 Cl- निकलेंगे और एक कैटायन होगा, तो यहाँ टोटल आयंस कितने हो जाएंगे 3। यहाँ देखोगे ये आयनाइजेबल है, एक एनायन एक कैटायन, टोटल एनायंस 2। यहाँ जब निकालने आओगे तो यहाँ 1 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 0, क्योंकि बाहर कुछ आयनाइजेबल है ही नहीं, बाहर कुछ आयनाइजेबल नहीं है, ये तो न्यूट्रल है, तो यहाँ 0 आयंस हो जाएंगे। तो इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। नीट 2015 क्वेश्चन है, कोबाल्ट 3 क्लोराइड फॉर्म सेवरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद अमोनिया।
विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव टेस्ट फॉर क्लोराइड आयंस विद AgNO3। तो अभी जो मैंने टॉपिक पढ़ा है उस पर इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये कह रहा है इनमें से कौन सा AgNO3 के लिए टेस्ट नहीं देगा, क्लोराइड टेस्ट नहीं देगा। तो वही बात, अगर इनमें से कोई भी, इन कॉम्प्लेक्स में से कोई भी किसी के भी बाहर क्लोरीन होगा, किसी के भी बाहर आउटसाइड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, यानी जो आयनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयन हमने पढ़ा था, अगर काउंटर आयन या आयनाइजेशन स्फीयर में क्लोरीन प्रेजेंट है और उसके ऊपर तुम AgNO3 डालोगे तो AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। बात समझ में आ रही है? AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। आउटसाइड द ब्रैकेट, आउटसाइड द ब्रैकेट आयनाइजेशन स्फीयर में अगर क्लोरीन प्रेजेंट है तो वो पार्ट आयनाइजेबल होगा, प्राइमरी वैलेंसी होगी, और AgNO3 से रिएक्ट कराने पर वो AgCl का प्रेसिपिटेट बनाएगा। ठीक, और अगर AgCl का प्रेसिपिटेट नहीं बना रहा, इसका मतलब क्लोराइड टेस्ट नहीं देगा। तो एक एक करके यहाँ तुम देखो इसे। पहले को अगर तुम देखो, कोबाल्ट 3, उन्होंने बोला ये कोबाल्ट 3 है, कोबाल्ट 3। अगर कोबाल्ट अपनी ऑक्सीडेशन नंबर +3 में होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। यानी हर एक एग्जाम्पल में, हर एक ऑप्शन में चेक कर लो किसमें ऑक्सीडेशन, किसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। यहां से चेक करो तो यहां बनाओ CuNH3 का होल 5, एक क्लोरीन लेना पड़ेगा यहां से क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, बाहर होगा Cl2, बाहर क्या हो जाएगा Cl2। तो जब तुम इस पे AgNO3 की रिएक्शन कराओगे AgNO3 से, तो देखो बाहर 2 Cl है तो ये 2 Cl बना लेंगे 2 AgCl। तो ये तो क्लोराइड टेस्ट देगा, ये तो क्लोराइड टेस्ट देगा, 2 AgCl बन गए तो क्लोराइड टेस्ट देगा। अगला देखो इसको कैसे बनाओगे, यहाँ NH3 4 है, 2 क्लोरीन लेना पड़ेंगे, एक क्लोरीन बाहर होगा। अब जब यहाँ AgNO3 की रिएक्शन कराओगे तो यहाँ एक AgCl का मोल मिलेगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा। इसका मतलब ये भी क्लोराइड टेस्ट देगा। थर्ड ऑप्शन में देखो जरा, CONH3 का होल थ्राइस, साथ ही साथ Cl3, क्योंकि अगर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए Cl3 पूरा अंदर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब AgNO3 डालोगे तो बाहर आयनाइजेशन स्फीयर में तो कुछ है ही नहीं, और अगर आयनाइजेशन स्फीयर में कुछ है ही नहीं तो बताओ यहाँ AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा नहीं, ये तो नॉन आयनाइजेबल है। इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट जो होगा वो नॉन आयनाइजेबल होगा, और अगर नॉन आयनाइजेबल है तो ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा, AgNO3 के साथ रिएक्ट कराने पर कुछ भी नहीं बनेगा, यानी यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब ये जो थर्ड वाला है ये किसी तरीके का क्लोराइड टेस्ट नहीं देगा। इसी टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, और भी क्वेश्चन इसी तरीके से हैं नीट में जो आए हैं। इसके बाद इसकी अगली एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पर। कंडक्टिविटी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ आयंस के। जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ही ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, यानी मोर द नंबर ऑफ आयंस मोर इज द कंडक्टिविटी। जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ही ज्यादा इसकी कंडक्टिविटी होगी। यहाँ एग्जांपल लेंगे PtCl4.6NH3, PtCl4.5NH3, PtCl4.4NH3 और PtCl4.3NH3। ये 4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारे पास है। अब हम थोड़ी देर पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर यहाँ से तुम निकाल लो ऑक्सीडेशन नंबर प्लेटिनम का +4 होगा, +4 होगा। देखो ये तो न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल, यहाँ ये न्यूट्रल, यहाँ ये न्यूट्रल, इनकी वजह से ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। क्लोरीन की वजह से होगा, अब एक क्लोरीन पे -1, 4 पे -4, तो अगर इस पे -4 होगा तो प्लेटिनम पे +4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा प्लेटिनम पे। तो यहाँ सब पर प्लेटिनम पे +4 होगा। देखो +4 +4 +4। और अभी हम पढ़ चुके हैं अगर प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। पढ़ा नहीं पढ़ा? तो अब हमें इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाओ, तो ये हो जाएगा PtNH3 का होल 6। बोलो, अब यहाँ 6NH3 है तो बाकी जो क्लोराइड है वो बाहर Cl4। यहाँ देखो, यहाँ बनेगा PtNH3 का होल 5, और अगर यहाँ सिर्फ 5 ही इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा NH3, एक और चाहिए तो यहाँ क्लोरीन ले लो, एक बाहर बचे 3, बाहर 3 Cl बचेंगे, Cl3। इस वाले कंपाउंड को लिखो PtNH3 का होल 4।
2 क्लोरीन लेना पड़ेंगे Cl2 और बाहर बचेंगे 2 Cl। यहां देखो 3 लेना पड़ेंगे, बोलो इतना समझ में आया? 1 क्लोरीन बाहर। ठीक, अब जब तुम इसे एक्वस मीडियम में डालोगे, एक्वस मीडियम में, तो एक तो ये कॉम्प्लेक्स कैटाइन बनेगा, साथ ही साथ 4 क्लोरीन ये बनेंगे, तो यहाँ टोटल आयंस हो जाएंगे 5। देखो 4 तो Cl माइनस बनेंगे और एक ये कॉम्प्लेक्स कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स होगा। इसको तुम जब पानी में डालोगे ये, तो यहाँ 3 क्लोरीन यहीं मिलेंगे और एक कॉम्प्लेक्स, तो टोटल 4 आयंस हो जाएंगे। इसको जब एक्वस मीडियम में डालोगे तो एक तो ये कैटाइन, 2 एनाइन, यहाँ 3 आयंस हो जाएंगे। और इसको जब एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो एक Cl माइनस मिलेगा और एक ये कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, तो यहाँ टोटल मिलाकर 2 आयंस हो जाएंगे। अब जिसमें आयंस की संख्या ज्यादा, आयंस का नंबर जहां ज्यादा वहां कंडक्टिविटी ज्यादा, तो यहां अगर कंडक्टिविटी का ऑर्डर लिखें, यहां अगर कंडक्टिविटी का ऑर्डर लिखें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो जब कंडक्टिविटी का ऑर्डर लिखोगे तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी फर्स्ट की, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की, फिर फोर्थ की। आयंस का नंबर ज्यादा, यहां 5 आयंस हैं, यहां 4 हैं, यहां 3 हैं और यहां 2 आयंस हैं। तो आयंस का नंबर जहां ज्यादा वहां कंडक्टिविटी भी ज्यादा। कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ आयंस की। तुम्हें जब भी क्वेश्चन दे रखेगा वो इस फॉर्म में देगा, इस फॉर्म में। इसके बाद तुम यहां से ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद पता करो कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। और एक फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है, फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर के लिए फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अगर तुमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया तो उसके बाद तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर जब तुम्हें पता होगा तो तुम इस फॉर्म में इस कॉम्प्लेक्स को लिख लोगे। यहाँ देखो प्लेटिनम +4 में है, और अगर प्लेटिनम +4 में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, यानी अब तुम्हें 6 लिगेंड चाहिए इसको सेटिस्फाई करने के लिए। तो यहाँ पहले से ही 6 अमोनिया है, तो तुमने 6 अमोनिया यहाँ रख दिए, बाकी जो 4 क्लोरीन है उसको आयनाइजेशन स्फीयर में रखा। अब ये आयनाइजेबल है, जब एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो 4 क्लोराइड आयन मिलेंगे और एक ये कॉम्प्लेक्स कैटाइन, ये तो एक ही मिलेगा, ये 4 नहीं मिलेंगे। तो ऑल टुगेदर 5 आयंस हो जाएंगे, इसमें 5 आयंस हो जाएंगे। आयंस जितने ज्यादा कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा। यहां देखो 5 ही अमोनिया है, तो तुमने 5 अमोनिया तो ये रखे। अब तुम्हें एक और एंटिटी चाहिए इसको सेटिस्फाई करने के लिए, +4 सेटिस्फाई करने के लिए 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, तो तुमने 1 क्लोरीन यहां से ले लिया, 3 क्लोरीन बाहर रख दिए। इसमें ऐसे ही तुमने यहाँ किया, 4 अमोनिया थे तो तुमने 4 अंदर ले लिए, 2 क्लोरीन ले लिए, यहाँ 3 थे तो 3 ले लिए। अब इन सबको जब आयनाइज करोगे तो यहाँ तो 3 क्लोराइड मिलेंगे, यहाँ 2 क्लोराइड मिलेंगे, यहाँ 1 क्लोराइड। अब अगर 1 क्लोराइड मिलेगा, 1 एनाइन मिलेगा, तो ये कैटाइन भी तो मिलेगा। तो यहां तुम देखोगे 5 आयंस मिल रहे हैं, यहाँ 4 आयन मिल रहे हैं, यहाँ 3, यहाँ 2, और नंबर ऑफ आयन जितने ज्यादा होंगे कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा। तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी फर्स्ट में होगी, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में और फिर फोर्थ में।